हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज से। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। तो इसमें बच्चों जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास एकदम करेक्ट टाइम पर पहुंच जाए। तो बच्चों आपके लगभग सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी कराए, इस साल भी आप लोगों को कराने वाला हूं। लास्ट ईयर भी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, काफी अच्छा रिजल्ट रहा, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। और ये जो क्वेश्चन देखेंगे इसका जो ये क्वेश्चन है ये सारे पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी अदर जो चैप्टर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल जाकर के आप जो मान लो इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं अगर उनका देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद जो होने वाले हैं उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आ चुके हैं हम सीधा क्वेश्चन पर। चैप्टर 4 आप देख रहे हैं जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। क्लियर है? तो इसमें पहले आप चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इसमें सबसे पहले चलते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, जो कि आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है? और एमसीक्यू बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके नंबर को गेन करने में। तो पहला प्रश्न है आपका, मद्रास में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? तो सन 1874 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? प्रथम कताई व बुनाई की, याद रखना जैसे। सेकंड है आपका, बंगाल की पहली जूट मिल कब स्थापित की गई? दोनों क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। कताई बुनाई की पहली मिल कहाँ पे? 1874 में, और जूट मिल कब स्थापित की गई? 1855 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी जो एमसीक्यू आपके बनते हैं वो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा कुछ टाइम बाद इसी वीडियो में, तो उसमें आपको सारे एमसीक्यू भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे जो भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड्स से क्या अभिप्राय है? इनके दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से कुछ जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते रहते थे। इस संगठन का कार्य व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकना था। दूसरा, यह उत्पादों में प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। ठीक है? क्लियर इतना? उसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें कहा है बच्चों, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? 14, 17, 20 लगातार 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। मैंने आपको कहा था जो प्रीवियस बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो औद्योगिकरण से क्या होता है? देखो, औद्योगिकरण से पूर्व भी इंग्लैंड तथा यूरोप के देशों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन किया जाता था। यह उत्पादन कारखानों व फैक्ट्रियों में नहीं किया जाता था। देखो, जब जो औद्योगिकरण हुआ उसके बाद से विभिन्न देशों में व्यापार शुरू हुआ, बट औद्योगिकरण से पहले भी क्या हो रहा था? इंग्लैंड और यूरोप के देशों में क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। इसे ही क्या कहा गया? पूर्व औद्योगिकरण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सूती कपड़ा उद्योग की रूपरेखा किसने बनाई? तो किसने बनाई? रिचर्ड आर्कराइट ने। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्या नाम है? रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जावर से आप क्या समझते हैं? जावर कौन थे? जावर पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी होते थे जिनका कार्य नए मजदूरों को भर्ती करना होता था। सिंपल अभी आप समझ सकते हो, ठेकेदार जो भी आपके सिडकुल वगैरह कंपनी होती है वो क्या करते थे? नए मजदूरों को क्या करते थे? भर्ती कराते थे। किसमें? कंपनी में। क्लियर हो गया? क्या कहलाते थे? जाबर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपड़े की मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो कपड़े की मिल देखो, पहला यहाँ पे था कताई व बुनाई मिल मद्रास में 1874 में, पहली जूट मिल 1855 में, और कपड़े की मिल कब और कहाँ? 1853 में। कहाँ पर स्थापित की गई? ये की गई आपके बच्चों मुंबई में, और किसके द्वारा? कोवास जी नाना भाई द्वारा। ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक नंबर का आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो कि आपके थोड़े से लॉन्ग टाइम में आने वाले हैं। इसमें है, फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा? फ्लाई शटल क्या था बच्चों? फ्लाइंग शटल मशीनों से कपड़ा तैयार करता था, और बाकी जो हथकरघा था वो हाथों से कपड़ा तैयार करने की एक मशीन होती थी। तो इसमें है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन के ने किया। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने किया। यह कब किया? 1733 में किया। इसके आविष्कार से पूर्व हथकरघा पर कपड़ा बुनने वाले कारीगरों का ताना बाना करघे पर हाथ से बार बार डालना पड़ता था। इस प्रक्रिया में श्रम एवं समय दोनों ही अधिक लगता था, तथा एक और उत्पादन कम होता था तो दूसरी ओर कारीगर को थकान अधिक हो जाती थी।
फ्लाइंग शटल के बन जाने से ताने बाने की प्रक्रिया स्वतः चलित हो गई और इससे कपड़ा बुनने में श्रम और समय की बचत होने लगी। इसके फलस्वरूप उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन आपका था फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों एक बार वीडियो को यहीं रोक करके एक चीज मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वीडियो ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो कई बार ऐसा हो चुका है कि कंटिन्यू मतलब वीडियो बनाते रहता हूँ, तो बाद में ऐसा हो चुका है 2-3 बार मेरे साथ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही होती है ना? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय बुनकरों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसको आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जाबर कौन थे और उनके क्या कार्य थे? जाबर अभी आपने पढ़ लिया, तो बस उसी से थोड़ा सा और बना करके आपने लिख देना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ। तो पहला जो लाभ है वो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें, यूरोप में मशीनी युग का प्रारंभ हो गया, जिससे कम लागत और कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा। पहला हो गया। फिर है घरेलू घरेलू उद्योगों में कमी जरूर आई, परंतु आय में वृद्धि और रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ। क्लियर। सेकंड थर्ड पॉइंट है संचार व यातायात के साधनों की उन्नति हुई, व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, वैश्विक बाजार अस्तित्व में आए। 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रेशम मार्ग क्या थे। ठीक है, अब रेशम मार्ग को समझ लेते हैं जल्दी से। रेशम मार्ग क्या होते थे? लगभग 7,000 मील लंबाई में फैला रेशम मार्ग 6 विभिन्न व्यापारिक मार्गों से जुड़कर एक बना व्यापारिक मार्ग था। यानी ये एक रास्ता था जिसको हम रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई टोटल कितनी थी? 7,000 मील। और ये कहां से कहां तक था? जो एशिया में मध्य चीन से लेकर पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका एवं रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। यह मार्ग पीली नदी घाटी से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर के क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसके बारे में जरूर नहीं आप पूरा इतना ही लिखो जितना इसमें लिखा हुआ, बस मेन मेन पॉइंट आप इसमें से उठा लेना। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसको आप डाउनलोड करके इसको आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? अब आपको पता है मशीन क्या है, जल्दी टाइम तो बहुत बचा देती थी, बट उस तरह की जो आपका सामान तैयार होता था जैसा हाथ से तैयार किया जा सकता है वैसा सामान तैयार नहीं हो पा रहा था। ठीक है, समय बचा रही थी, बट जो सामान तैयार हो रहा था वो उस टाइप का नहीं हो पा रहा था जैसा हाथ से हम बनाते हैं तो काफी मजबूत होता है जो भी सामान बनाते हैं। उसमें देखो क्या लिखा है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाली श्रमिकों को प्राथमिकता इसलिए दी जाती थी क्योंकि बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से उद्योग ऐसे भी थे जिनमें मौसम के अनुसार उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, अतः ऐसे उद्योगों के स्वामी मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर लगाना पसंद करते थे। क्योंकि मशीनों द्वारा एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही अधिक मात्रा में बनाए जा सकते थे, जबकि बाजार में आमतौर पर बारीक डिजाइन और विशिष्ट आकारों वाली वस्तुओं को ही अधिक मांग रहती थी। अतः इन्हें बनाने के लिए मशीनों की नहीं बल्कि कुशल कारीगरों की आवश्यकता थी। साथ ही मशीनें बहुत महंगी होती थी और उनकी देखरेख व मरम्मत आदि पर भी भारी रकम व्यय करनी पड़ती थी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इन सब कारणों से कुछ यूरोपीय उद्योगपतियों ने मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ठीक है, मतलब वहाँ की उनके पास टाइम रहते जो भी कपड़ा हो सूती या रेशमी कपड़ा हो वो उनके पास टाइम रहते पहुंच सके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो एक तो आपने गुमास्ता सुना होगा, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में ऋण दिया। पेशगी के रूप में ऋण दिया। अभी क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वे कच्चा माल खरीद सके तो वो क्या करते थे, उत्पादन के लिए उनको ऋण दे देते थे उसके, ताकि वो उस पैसे का यूज करके कच्चा माल खरीदे। इस प्रकार कंपनी ने भारतीय बुनकरों को अपने चंगुल में फंसा लिया। देखो सबसे बड़ा कारण, अब अगर मैंने आपको पैसे दिए और मैं एक व्यापारी हूँ तो आप भी सोचेंगे कि अगर मैंने आपकी मदद की है तो आप जो फसल उगाएंगे वो आप मेरे को ही बेचेंगे। तो बस इसी जाल में क्या हुए थे, किसान फंस गए थे। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा गुमास्तों को भी नियुक्त किया। गुमास्त क्या होते थे, ये देखते रहते थे कि कोई किसान अपना जो फसल या जो भी उत्पादन कर रहा है वो किसी और व्यापारी को तो नहीं बेच रहा है। तो इस तरह से उन्होंने गुमास्तों को भी छोड़ रखा था। नियुक्ति किया गया ताकि वे कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा तैयार किए जाने वाले रेशम की निगरानी कर सके। साथ ही वे इसका भी निरीक्षण कर सके कि बुनकर लोग कहीं स्थानीय भारतीय व्यापारियों या अन्य यूरोपीय कंपनियों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती व रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीके अपनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा?
अब आपको पता है विश्व युद्ध हो रहा है तो भैया वहाँ खाने पीने की वस्तुएं, फिर कपड़े और जो भी सामान होता है तो मांग बढ़ेगी। मान लो कहीं पर कंटिन्यू लड़ाई चल रही है तो वहां पर ये तो नहीं है कि वो खाना बनाने भी वहीं रहेंगे, कपड़ा वपड़ा सब काम वहीं के लोग देखेंगे। तो क्या होता था वहां पर पहुंचाया जाता था, तो ऐसे देश वहां ऐसे सामान पहुंचाते थे जो उस विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि यही मेन कारण था किसका, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का। मांग ज्यादा हो रही थी तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। तो देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ा क्योंकि इस युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति को जन्म दिया। चूंकि ब्रिटिश कारखाने सैन्य आवश्यकताओं अर्थात युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त थे। मतलब जो ब्रिटिश कारखाने थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, युद्ध से संबंधित यानी बंदूकें, गोलियां और जो गोले बारूद ये सब इसको बनाने में व्यस्त थे या इसको पहुंचाने में व्यस्त थे। ठीक है, और उसके बाद है अतः भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। इस कारण भारतीय उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि होने लगी। युद्ध के लंबा खिंच जाने के कारण भारतीय कारखानों में भी सैन्य सामग्री जैसे जूट की बोरियां, सैनिकों की वर्दी आदि के क्या आने लगे, ऑर्डर आने लगे। और यहाँ पे लिखा है कि कपड़े, चमड़े के जूते, टेंट, घोड़े व खच्चर की जीन आदि का निर्माण किया जाने लगा। इस प्रकार बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है 19 औद्योगिक क्रांति, इसको आप छोड़ दो। औद्योगिक क्रांति तो आप खुद ही बना करके लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच में व्यापार के लिए अ, व्यापार होने लगा। उसके बाद फिर लोगों की क्या हो गई, जो दूरियां थी वो बहुत कम हो गई। तो इसमें देखो हम आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो इसका एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है इसको आप अच्छे से याद करिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने ये पूरा देखो यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट इसका आंसर है, तो इसको आप बस एक बार ऊपर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लैंड पर औद्योगिकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए, तो ये भी छोड़ दो, इसको भी आपने नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों सिर्फ आप वो अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद है ये 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। सूती कपड़ा उद्योग में गिरावट के क्या कारण थे, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो इसी के अथवा में क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गिरावट क्या हुई, इसका जो मुख्य कारण था वो था कपास उद्योग का विकास इंग्लैंड में हो चुका था। ठीक है, यानी जो कपास उद्योग था जिसका यहाँ से निर्यात होता था, तो इंग्लैंड खुद ही अपने आप वहां बनाने लग गया था, परंतु इंग्लैंड में उद्योगपति अन्य देशों से आने वाले आयात को लेकर बेचैन थे। इसका उपाय उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर करना चाहा। उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी थी कि वह आयातित माल पर टैक्स वसूल करे ताकि उनका माल उनके ही देश में बिना किसी बाधा के बिक सके। दूसरी ओर भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंग्लैंड की सरकार पर भारत में बने माल को बेचने का दबाव डाला। इसके कारण इंग्लैंड के कपड़े के निर्यात में आशातीत वृद्धि हुई। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह दबाव भी इंग्लैंड की सरकार पर डाला कि भारतीय बाजारों में भी इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को बेचा जाए। तो 19वीं सदी के मध्य तक आयात 50% से ज्यादा हो गया था। तो देखो आयात ज्यादा हो गया यानी विदेश से हमारे यहाँ सामान आ रहा था, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ सामान बन रहा था उसका जो उसकी जो मांग थी वो कम हो गई थी। तो इसका जो मेन कारण थे वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कपास उद्योग का विकास इंग्लैंड में हो गया। फिर भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इंग्लैंड की सरकार पर भारत में बने माल को बेचने पर दबाव डालना। तीसरा आप देख रहे हैं इंग्लैंड में मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों की बिगड़ती दशा। चौथा देख रहे हैं इंग्लैंड में मशीनों से बने वस्त्रों का सस्ता एवं टिकाऊ होना। पांचवा है भारत में कपास के मूल्यों में वृद्धि के कारण सूती कपड़े के निर्माण में अभाव। क्लियर है? नेक्स्ट आप देख रहे हैं 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना पूरा, आप बस पॉइंट इसके जो मेन पॉइंट है उसको आप याद कर लीजिए, बाकी इसको आप बना करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। औद्योगिक क्रांति हुई हमने पीछे पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन एक बार देख लेना, पर इसके मुख्य कारण क्या थे औद्योगिक क्रांति होने के, तो इसके बारे में हम एक बार जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर दो तीन क्वेश्चन आपके और बचे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपने अच्छे से पढ़ने हैं। इसके मेन पॉइंट आप देख लो, एक तो असीमित बाजार। ठीक है, यानी जब देश आपस में एक दूसरे से जुड़ गए तो हमारे पास बाजार क्या हो गया, बहुत बड़ा, यानी बहुत हमारे पास टोटल जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। असीमित बाजार देखो इसमें क्या बोला है, पश्चिमी यूरोप के देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बड़ी तेजी से फैलने लगा। यूरोपीय देश विशेषतः इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, जब भैया इतने बड़े देशों के बीच व्यापार होगा तो अपने आप औद्योगिक क्रांति होगी। सेकंड आप देख रहे हैं, पहला आपने देख लिया
असीमित बाजार। दूसरा, पर्याप्त पूंजी संचय। नए उद्योग तभी स्थापित किए जा सकते हैं जब उनके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो। इंग्लैंड और फ्रांस में व्यापारियों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण पहले से ही बहुत पूंजी जमा थी, इसलिए उनके लिए उद्योग में विनियोग करना संभव था। यानी उनके पास पैसा बहुत था, तो अंधाधुंध पैसा वो किस में लगाते गए, बाजार में लगाते गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड का योगदान। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का योगदान क्या रहा, वो लोगों को क्या देने लगे, लोन। जैसे अभी आजकल लोग लोन मिलता है, वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इसमें क्या करने लगी, भागीदारी करने लगी। नेक्स्ट आपका भाप का ऊर्जा के रूप में आविष्कार। अब आपने देखा कि भाप की ट्रेन चलती थी, भाप का इंजन था, ठीक है, तो उसी से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसके बाद मेन पॉइंट जो आपने याद रखने हैं, उदीयमान कारखाना प्रणाली, फिर उसके बाद गतिशील श्रम शक्ति, उदारवादी सरकारी नीति, उदारवादी आर्थिक दर्शन। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप चाहे तो वीडियो रोक करके, चाहे पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा जो इसमें आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, देखो 12-13 में रिपीट हुआ है, तो 22-23 में भी ये रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। पूरे पूरे 10 साल बाद आया, उसका देखो 12-13, फिर उसके बाद 22-23। तो इसमें देखो पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, कारण बताइए। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे भी समझा दिया था, तो मुझे लगता है कि वापस यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। और ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था अच्छे से, तो अब यहाँ मैं आपको इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखने हैं, ब्रिटेन में महिला, इनको आप, और इन तीनों को भी आप कोशिश करिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इन तीन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है खास। तो जो 3-4 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण के युग, औद्योगिकरण का युग, इसमें जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, आने वाले चैप्टर्स हैं, वो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।